चैप्टर नंबर 5 से, वो क्या है? सिम्टम्स ऑफ एड्स। सिम्टम्स ऑफ एड्स। अलामात क्या हैं? जिस शख्स को एड्स की बीमारी हो जाती है तो उसको क्या, इसकी 3 स्टेजेस हैं, ठीक है? हाँ जी, शॉर्ट में जी 3 स्टेजेस हैं इसकी। 3 स्टेजेस में इसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। सबसे पहला सिम्टम है इसका नंबर 1, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। नंबर 1, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर में जिस शख्स को एड्स की बीमारी होगी, सबसे पहले उसको शुरुआत यहां से होगी। पहली स्टेज फीवर जी, चिल, ठीक है। उसके अलावा स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स, गिल्टियां निकलेंगी। लिम्फ ग्लैंड्स कहाँ निकलेंगी मैं बाद में बताता हूँ अभी आपको। स्वोलन लिम्फ ग्लैंड स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद इची रैश, स्किन पे इची रैश, हाँ जी। और ये जैसे ही अपीयर होगी कुछ अरसे के लिए रहेगी और उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। और पेशेंट जो है अपने कामों में लग जाएगा और वो समझेगा कि मौसमी बुखार था, लिहाजा उसको समझ नहीं आएगी। और अप टू 9 मंथ 9 महीने तक वो अपने काम में बिजी रहेगा और वो समझेगा कि बुखार हुआ ज़रूर था लेकिन कोई मौसमी ख़राबी थी, दवाई शवाई खाई तो मैं क्या हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि इसी वजह से इस स्टेज को क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि बॉडी में वायरस होगा, अगर इसका HIV टेस्ट करवा लिया जाए तो HIV क्या होगा? ये शख्स पॉजिटिव, और ये हाईली इन्फेक्टियस भी होगा, यानी इससे इसके पार्टनर को किसी भी टाइम जो है वो एड्स की बीमारी लग जाएगी, लेकिन रहेगा वो सेहतमंद, दिखाई वो क्या देगा? सेहतमंद। क्योंकि ये जो अलामात आएंगी ये शुरू में इब्तदाई आएंगी और बाद में क्या हो जाएंगी? गायब। लेकिन हाईली इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव का मतलब दूसरे को ट्रांसफर होने वाली, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव। फिर इसके बाद सेकंड स्टेज आती है, उसको कहते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ARC सिर्फ लिख दें, ARC, तो ये हो जाएगा एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बीमारियां उसको या सिम्टम्स जो अपीयर होंगी वो इस तरह स्टार्ट होंगी 9 महीने के बाद, कि नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आना, स्वोलन ग्लैंड्स, अगेन दोबारा से वो गिल्टियां बनना शुरू हो जाएंगी। स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स। स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स कहाँ कहाँ के, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये होंगे आर्मपिट, बगल में, यहाँ पे गिल्टियां होंगी, नेक, गर्दन में, एंड नंबर 3 ग्रॉइन। ग्रॉइन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लेग्स और पेट आपस में मिलते हैं, यानी ये जो जगह होती है इसे ग्रॉइन बोलते हैं। इस जगह पे गिल्टियां बनना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके अलावा और क्या कुछ है? परसिस्टेंट कफ। परसिस्टेंट कफ, खांसी, जितने मर्जी शरबत ले ले खांसी नहीं जाएगी, ठीक है। परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है, डायरिया नहीं जाएगा, ठीक है। और क्या बताया गया? हाँ जी, परसिस्टेंट फ्लू। फ्लू हालांकि होता है 1 हफ्ता 2 हफ्ते के तक ये क्या हो जाता है, खुद ब खुद, लेकिन ये परसिस्टेंट रहेगा। और उसके बाद लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी इसलिए क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये रेट्रोवायरस है, तो ये ब्रेन सेल पे भी अफेक्ट करता है, और आई इन्फेक्शंस,
आई इन्फेक्शंस और उसके बाद डिप्रेशन। तो ये अलामात जो है ये सेकंड स्टेज की अलामात हैं, डिप्रेशन। नंबर 3 पे तीसरी स्टेज जो सबसे आखिरी स्टेज मानी जाती है उसको हम लोग कहते हैं फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स यानी अपने बीमारी अपने अरूज पे होगी। इसमें जो मेन निशानियों में से एक निशानी है वो ये है कि वेट लॉस। ठीक है, पेशेंट का जो वेट जो है वजन बहुत तेजी से गिर चुका होगा। उसकी वजह उसको क्या हुआ है, जो है डायरिया हुआ है, और डायरिया की वजह से क्योंकि पानी का और नमकियात का ज़िया होता है तो वेट बहुत तेज़ी के साथ गिर जाएगा। और क्या बताया गया है इसमें? हाँ जी, वीकनेस जी, डायरेक्ट क्या? हाँ, डायरिया की वजह से वीकनेस वगैरह। तो ये आप लोगों ने बताना है। और इसको यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी होंगी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यानी कौन कौन सी? वायरस की, बैक्टीरिया की, फंजाई की। मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूरी एग्जांपल दी थी। अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं कि ये बीमारियां आम तौर पे बॉडी में जाके बीमारी पैदा नहीं करती, लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही इतना वीक हो जाता है कि हर कमज़ोर से कमज़ोर जरासीम भी आके बॉडी में घर कर लेता है और वो आके बीमारी पैदा करता है। बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं। अगला ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा? हाँ हाँ जी, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ के बारे में आपको ज़बानी ही बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ क्या हैं। कि कोई भी ऐसा जरासीम, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो बॉडी में जाता है और बॉडी में जाके अपने आप को वो क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा वाइट ब्लड सेल क्या हो चुके हैं? ख़त्म। तो वो आके बॉडी में आके वो बीमारी पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। किसी भी किस्म की आप मेडिसिन खा लें, कुछ भी खा लें, तब भी वो ट्रीट नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन भी आपके इम्यून सिस्टम के साथ मिल के काम करती है। बात समझ में आ गई है ना? तो जब आपका इम्यून सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो वो अपने आप को शो कर देंगे। अपॉर्चुनिस्टिक, मुफाद पसंद, समझ आ गई ना? और मुफाद पसंद क्या होता है? कि किसी की कमजोरी से क्या करे? फायदा उठाए। तो आप कमजोर हो गए बॉडी वाइज, तो वो आपकी बॉडी की कमजोरी से वो फायदा उठाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, ट्रीटमेंट। प्यारे बच्चों, एड्स की कोई भी ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है, लेकिन एक थेरेपी है। थेरेपी हम कहते हैं कि एक उसको हम लोग एक मेडिसिन का एक सेट बना के देते हैं जो कि पेशेंट का जो वायरल लोड है, वायरल का जो लोड है यानी उसकी जो बढ़ती हुई तादाद है, उसको एक जगह पे वो क्या कर देता है? मेंटेन। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी यानी वायरस बॉडी में रहेगा, लेकिन वायरस को हम ऐसे लेवल पे रखेंगे कि उसके लेवल को बढ़ने नहीं देंगे। और इस क्योंकि अगर वो ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो हम जहां पे है उसको वहीं पे क्या कर देंगे? स्टे। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो लोग जिनकी ये एक्सेस में है, एक्सेस से मुराद है कि वो पैसे के लिहाज से इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और वो जो डेली इसको क्योंकि लेना पड़ता है और वो रूटीन वाइज है। और तीसरी बात ये है अर्ली का मतलब है कि अगर बीमारी के इब्तदाई दौर में ही इसके बारे में पता लग जाए तो आप ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है ये ले सकते हैं। तो क्या होगा? उससे वायरस का जो लेवल है वो वहीं पे क्या हो जाएगा? मेंटेन। खत्म नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। असल में आगे और देखा यह गया है कि जो लोग इसको डेली, क्योंकि रेगुलर लेना पड़ता है, छुट्टी इसमें कोई नहीं है, अर्ली हो, तो तकरीबन इन लोगों की उम्रें तकरीबन उतनी ही होती हैं जितनी एक HIV नेगेटिव शख्स की होती है। यानी इनकी अमवात पहले नहीं होती। यानी ये यूं समझ ले कि ये थेरेपी उसकी लाइफ स्पैन को खतरे में नहीं डालता।
एक इंसान, एक सेहतमंद इंसान जितना जीता है उतना ये भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर इसको ट्रीटमेंट लें तो। बात समझ में आ गई। लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं, पहली बात तो ये है कि ये इट कैन बी एक्सपेंसिव, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेने के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। दूसरा, ये आप लोगों की डिस्टर्ब डेली लाइफ, ये आप लोगों की जो डेली लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। एक सेहतमंद इंसान जैसा तो हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है। आप लोग फॉरेन गए हुए हैं, आप लोग मरी गए हुए हैं, आप कहीं सैर पे गए हुए हैं, आपको मेडिसिन पे डिपेंडेंट तो नहीं है, इनको ये भी साथ में क्या करनी पड़ेगी, कैरी करनी पड़ेगी। समझ आ गई। दूसरी बात, आपको भी कोई फिक्र नहीं है कि जी मैंने 8 बजे ये गोली खानी है, 11 बजे ये खानी है, ऐसा ही है ना, लेकिन इनको टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी कोई कंपल्शन आ गई ना जहन में, तो क्या होगा, आपकी डेली लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। दूसरा, इसकी कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटीज भी हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसके होते हैं बॉडी में, तो ये चीजें भी आपने इसमें बतानी है। ठीक होगी बात जी? तो ये आप बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, कंट्रोल। तो हम कह सकते हैं, हाँ जी, प्रिवेंशन, इसको हम लोग प्रिवेंशन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी क्योर कोई नहीं है। तो जिस चीज़ की क्योर ना हो फिर उसकी एहतियात होती है, और एहतियात को फिर हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें कि जब भी किसी अपने घर वाले को, किसी को भी अगर ब्लड देना पड़े तो ब्लड स्क्रीनिंग करवा लें। क्या करवा लें? ब्लड स्क्रीनिंग। ब्लड स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि खून पे पहले HIV का टेस्ट करवा लें कि आपको अगर कोई हॉस्पिटल से खून मिल रहा है तो वेरीफाई करवा लें इसमें HIV का वायरस तो नहीं है। अगर होगा तो जाहिर जिसमें वो जाएगा उसको भी ये हो जाएगा। इसी तरह किसी भी किस्म के ब्लेड्स, जैसे नाई वगैरह होते हैं, ठीक है, शेव करते हैं, तो ब्लेड्स वगैरह जो हैं वो हमेशा चेंज करवाने चाहिए, न्यू लेने चाहिए, क्योंकि अगर उससे कुछ शेव करवा गया है ऐसा पेशेंट जो था तो दूसरे को करेगा तो डेफिनेटली उसको भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह टूथब्रश वगैरह, टूथब्रशेस वगैरह जो हैं उसको भी किसी दूसरे का टूथब्रश यूज नहीं करने चाहिए। टूथब्रश से मुराद ये है, ये माउथ के जरिए नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि कुछ लोगों के गम्स वो कमजोर होते हैं, ब्लड ब्लीडिंग होती है, तो अगर वही ब्लीडिंग वाला उसको था, अगर आप लोग भी यूज करेंगे तो आपके ब्लड के कांटेक्ट में वो आ सकता है। भाषण में आ गए। इसी तरह अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी जो है ये प्रिवेंशन करनी चाहिए। खास तौर पे इमोरल एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है, फॉलो द टीचिंग ऑफ इस्लाम, कि अगर किसी एक पेशेंट को है, फीमेल को है तो जाहिर बता फिर मेल को हो जाएगा, मेल को है तो फिर फीमेल को हो जाएगा। तो ये इस तरह के कॉन्टैक्ट से, इमोरल एक्टिविटी से बचना चाहिए। इसी तरह जो अगर किसी की मदर को है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए भी जो वायरस है वो बच्चे में जा सकता है, तो लिहाजा इस चीज़ से भी बचना चाहिए। बाकी उसने ये बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने तोहमात बनाई हुई हैं, जी जी, टॉवल वगैरह तोहमात हैं, मतलब इससे लग जाती हैं, गले मिलने से नहीं लगती, इसी तरह किसी से हैंड शेक करने से नहीं लगती, दरवाज़ों को पकड़ने से, अगर कोई दरवाज़ा पकड़ा, जो वायरस, जो कोरोना तो लग जाती है ना, वो नॉब वगैरह पे होती है, टॉवल से, किसी का पानी पीने से, इस तरह के मामला नहीं होते। यहाँ तक कि मॉस्कीटो, हालांकि सबसे ज़्यादा खतरा साइंस को किससे था? मॉस्कीटो से, क्योंकि मॉस्कीटो जब वो खून देता है तो डर था कि वायरस बॉडी में जा सकता है काटने वाले के, तो उससे भी ये ट्रांसफ़र नहीं होती। यही 3-4 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती है। बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी।